सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योंकि जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल नहीं, अब आपका आज ही एग्ज़ाम है और उस सुबह के वक्त में आपका एग्ज़ाम है। और यह जो है क्योंकि जाम अड्डा पर जो यह चैनल है उस पर आप जो है वह देख रहे हैं, लगातार यह जो है सीरीज आप देखेंगे। और एग्ज़ाम के लास्ट समय में मैं वीडियो में अपलोड करता हूं, क्योंकि लास्ट समय में यह वीडियो पूरा जब आप देख लीजिएगा MHI 101, चाहे वो MHI 001 का भी हो, तो उसका पेपर जो है जब आप देने जाइएगा तो आपका कंप्लीटली जो है वह हो जाए, गो थ्रू रिवीजन जो है वह हो जाए। तो देखिए मैं पूरा आपको लेकर आया हूँ, एक बार पूरा वीडियो जो है वह देख लीजिए मेरे साथ, पढ़ लीजिए मेरे साथ। इसके बाद आपका जो है वह पूरा का पूरा जो है वह कंप्लीट जो है वह हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। 10 क्वेश्चन का यह सीरीज रहेगा प्रीवियस ईयर, और उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है रिपीटेड जो है इग्नू में जो है वह लगातार जो है वह पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर जो है एंशिएंट एंड मेडाइवल सोसाइटी पर आधारित जो है हमारा चैप्टर जो है वह है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि कृषि में मानव समाज को कैसे प्रभावित किया। तो कृषि ने मानव समाज को प्रभावित जो है वह कैसे करता है। तो जाहिर सी बात है, जब कृषि होगी तो आपको क्या होगा, कृषि होगा तो इसका मतलब कि समाज बनेगा, लोग डेवलप करेंगे। लोग जब धान का इकट्ठा करने लगेंगे धान का, तो या क्रॉप्स का, तो इसका मतलब कि लोग एक दूसरे को फैमिली में बंधन में बंधेंगे। साथ ही जो है वह एक दूसरा का जब हेल्प करने लगेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है किसान ही अकेले हो जाता है कि नहीं, दो फैमिली बनाएंगे तब मिलजुल कर वह खेतों में काम करने लगेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो समाज का निर्माण जो है खेती के माध्यम से जो है वह हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो है कहता है कि मानव समाजों में कैसे प्रभावित किया, यानी कि कृषि जो है कैसे मानव समाज को प्रभावित किया। यह बहुत ही बढ़िया जो है एक तरह से क्वेश्चन जो है वह है। ठीक है, तो देखिए, तो आगे यही है कि कृषि मानव इतिहास के सबसे निर्णायक क्रांतियों में से एक है। इसे नवपाषाण क्रांति भी जो है वह कहा जाता है। कृषि ने मानव जीवन के लगभग हर पक्ष, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक को भी गहराई से जो है वो बदल दिया। ठीक है, तो आर्थिक ऐसे इकोनॉमिक भी देखे आपने किस प्रकार से बदलाव जो होता है। ठीक है, इसके बाद अपने सामाजिक भी फैमिली वैल्यू बढ़ गया। इसके बाद लोग जो है इकट्ठा होकर काम करने लगे। धार्मिक स्तर पे देखा जाए तो बहुत सारा, जैसे कि धान का जब खेती हो जाता है तो लोग पूजा अर्चना भी लोग जो है वह करते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से। तो उसका भी जो है देखने को आपको क्या मिलता है, धार्मिक भी देखने को मिलता है, राजनीतिक भी आपको देखने को उसमें मिलने लगा। इसके बाद जो है अस्थाई जीवन की स्थापना जो है वह देखा जाए, यानी कि अब लोग जो है जब क्रॉप उगाने लगे, तो एक जब खेत रहता था तो जब क्रॉप यहाँ पर उगाएंगे तो जाहिर सा बात है वो यहाँ पर क्या करेंगे, अब रहने लगे। ठीक है, घर बना के वो चारों तरफ जो है वो रहने लगे। उनको जाने की जरूरत जो है वह नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। ठीक है, तो वह जीवन जो है उनका क्या हो गया, स्थायी हो गया, परमानेंट हो गया। ठीक है, तो कृषि ने पहले मनुष्य शिकारी संग्रह करता थे। वो पहले यहाँ पे चुनते थे किसी पेड़ पे, तो फिर अगले पेड़ पे जाते थे, यानी कि धीरे धीरे इधर खाते थे फिर आगे वाला बढ़ते जाते थे, माने कि वो घुमंतु होते थे और भटकते जीवन में निर्भर थे। कृषि की शुरुआत से लोग नदी के घाटियों में बसने लगे, यानी कि नदी के घाटी के करीब जब वह रहेंगे तभी जाकर जो है उनको जो है इरिगेशन का जो मेथड है उनको जो है वो मिल पाएगा। ठीक है, आसानी से। उसमें पाइप तो बोरनोल तो ये पाइप तो था नहीं कि वहाँ पर जो है कि पाइप से जो खेती कर सके, बाल्टी से इतना मेहनत कर सके। तो नदी के किनारे ही वो बसते थे खेती के लिए भी, कि पानी आसानी से जो मिल जाए। तो स्थानीय निवास में गांव बनने लगे, फिर कस्बे और नगर जो है वो बनने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब इस खेती जब वहाँ पर रहने लगे अस्थाई, तो वो क्या होगा कि गांव बन जाएगा, फिर धीरे धीरे कस्बा और नगर का निर्माण जो है वो होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे है, अब इसको और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि जब खेती जब वह करेंगे तो अपना धान जो है वो बेचने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मार्केट में। ठीक है, मार्केट में। तो जब मार्केट में जाएंगे तो बाजार में जाएंगे, तो बाजार जाएंगे तो बाजार हाट लगेगा। फिर धीरे धीरे व्यापारी का निर्माण होगा, व्यापारी जाति का। फिर इसके बाद क्या है, धीरे धीरे क्या है, आसपास जो है लोग का जो है निवास होने लगेगा, और धीरे धीरे जो है वह क्या होगा, शहर की तरह जो है सिटी जो है वो बनते जाएगा। ठीक है, सिटी का निर्माण जो है, शहर का निर्माण ऐसे ही जो है वो होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी से जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी, क्योंकि अब खाने पीने का किसी को लाले जो नहीं पड़ रहे थे, और साथ ही जो है
हम जो है हंटर अब नहीं रह गए थे धीरे-धीरे, ठीक है? और काफ़ी जो है हम एकजुटता में रहने लगे, और एकजुटता में रहने लगे तो हम जानवर से भी सुरक्षा जो है, प्रोटेक्शन जो है वह हमको मिलने लगा, ठीक है? ठीक है? ये सब भी जो है वह लिख सकते हैं आप। अब भोजन प्राप्त करने के लिए पूरे समुदाय को श्रम जो है वह नहीं करना पड़ता था, और इसके अतिरिक्त जो है वह सरप्लस जो है वह बढ़ने लगा, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं कि श्रम विभाजन और पेशागत विविध था, ठीक है? यानी कि श्रम विभाजन और पेशागत, यानी कि कम्युनिटी जो है वो डेवलप होने लगी, यानी कि कुम्हार का, फिर बढ़ई का जरूरत पड़ने लगा, फिर इसके बाद आपको धातु क्रमी, ठीक है, कपड़ा निर्माता, व्यापारी, पुरोहित, प्रशासक, इन सब चीज़ों का जो है वह अब जो है धीरे-धीरे समाज में जो है वह बनने जो है वह लगा था। विभिन्न व्यवसाय जो है वह विकसित जो है वह होने लगा था, ठीक है? क्योंकि धान जो है, अब धान को रखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पॉट चाहिए, तो पॉट कौन बनाएगा भाई? तो पॉट जो है कुम्हार बनाएगा। फिर इसके बाद हल जो बनाना है तो उसको लकड़ी से बनाना होगा, लोहा से बनाना होगा। तो धातु आपको बढ़ई का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को जो है वह देख सकते हैं, लोहार जो है उनका इस्तेमाल होगा। तो इस तरह जो है धीरे-धीरे जो है बदलाव जो होने लगा चीज़ों का। सामाजिक असमानता का जन्म जो है वो होने लगा। इसके बाद सामाजिक असमानता का भी जन्म जो है वह होने लगा। लोग जो है गरीब अमीर होने लगे, क्योंकि धान का जब सॉरी, धान मैं कह रहा हूँ बार-बार, जब वो खेती करने लगेंगे तो क्या होगा? तो भाई जब वो खेती करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है किसी का कम ज़्यादा खेती अब होने लगेगा। धीरे-धीरे ज़मीन का हड़पना शुरू हो जाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे ज़मीन का ओनरशिप, यानी कि लैंडलॉर्ड बढ़ते जाएँगे। तो वर्ग विभाजन होगा, मालिक मालिक किसान होने लगेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें होने लगेगा, जैसे संबंध पैदा किए, ठीक है? यही आगे चल के राज्य का उदय और आधार जो है वो बनते हैं। आगे है कि राजनीतिक संगठन और राज्य का विकास। तो स्थानीय गाँव के बीच संसाधनों का प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था आदि ज़रूरतों ने एक संगठित शासन व्यवस्था को जो है वह क्या है, जन्म जो है वह देता है, जिसमें मुखिया, सरदार, फिर राजा और जैसी संस्थाएँ जो उभरी। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, जब गरीबी अमीरी होगी और ये सब जो आने लगेगा, क्या कहते हैं, कुम्हार, बढ़ई, तो भाई इनका जो है, यानी कि व्यापार जो आने लगे, तो धीरे-धीरे क्या हुआ, लोग जो है प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है? प्रोटेक्शन, अब उनको प्रोटेक्शन चाहिए, सॉरी, उनको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन, उनको रक्षा चाहिए। तो भाई तो रक्षा चाहिए तो सैनिक का निर्माण होगा, सरदार का निर्माण होगा। अब भाई जो अन्न है उसको बेचने के लिए जब बाज़ार जाएगा तो कोई तो भाई उनको मेंटेनेंस कोई करने वाला चाहिए ना, तो कौन करेगा? तो उसका करने वाला आपको होगा। आपको जो है उसका सरदार का ज़रूरत पड़ेगा, मुखिया का ज़रूरत पड़ेगा, राजा जो है अभी आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि धर्म अनुष्ठानों का विकास जो है, अब देखते हैं कि उसके बाद क्या है, जब कृषि जो है प्रकृति पर निर्भर थी, ठीक है? और उसको फिर लास्ट में क्या करते थे सभी जो है, आप जो है उसको धन्यवाद जो है वह देते थे। लोग का जो है एक धार्मिक अनुष्ठान करने लगे उनको लेके, जैसे वर्षा को लेके, फिर आपको सूर्य को लेके, मिट्टी को, ठीक है? इसके बाद जो छठ पूजा है, आपको पता होगा कि वह भी पूरी तरह से प्राकृतिक पूजा है, यानी कि देखिएगा वो 2 बार मनाया जाता है। जब आपको धान जब कट जाता है तो उसमें छठ पूजा जो है मनाया जाता है। तो इसके संगठित धर्म है, देवताओं की अवधारणा और पुरोहित वर्ग का उभार जो है वह होने लगा धीरे-धीरे। क्योंकि पूजा करना है तो भाई पुरोहित वर्ग भी आपको ज़रूरत होगा। आगे है तकनीकी नवाचार जो है, अब देखें तो इसमें ये है कि कृषि में अनेक तकनीकों को भी जन्म दिया, यानी कि अनेक तकनीक का भी जन्म दिया आपको। पशुपालन, भंडार तकनीकी, सिंचाई व्यवस्था, तो हल और जुआ, ठीक है? इन सब चीज़ों का, इन तकनीकों के बाद सभ्यता का नींव जो है वो रखा गया। इसके बाद जब ये सब होगा तो व्यापार का भी विस्तार होने लगेगा आपको धीरे-धीरे, ठीक है? तो इसमें क्या है, अधिशेष उत्पादन से आदान-प्रदान और व्यापार जो बढ़ गया। अनाज, कपड़ा, धातु, पशु, मिट्टी, बर्तन आदि का यानी कि क्रय-विक्रय जो है वो होने लगा। लोग जो है बार्टर सिस्टम पे भी उस समय होता था बार्टर सिस्टम, पता होगा आपको? बार्टर सिस्टम, जिसके ज़रिए जो है आप आदमी जो है वो क्या करता था, जिसके ज़रिए वो है सामान के बदले जो है वो दूसरा सामान जो है वो प्राप्त करता है। यानी कि जिसको मिट्टी का बर्तन का ज़रूरत है, वो अपना धान देकर जो है मिट्टी का बर्तन जो है वो ले लेता था, ठीक है? और उसको धान की भी ज़रूरत जो है उसको पूरा जो है वो हो गई, यानी कि उसको खेती भी नहीं करना पड़ा, और वो मिट्टी का बर्तन इसको भी नहीं बनाना पड़ा, और दोनों आपस में जो है सामान का एक दूसरे से जो है वो ले लिए।
तो कुल मिला के कृषि में न मानव जीवन जीवन में एक जो है शिकारी संग्रहकर्ता से लेकर आपको क्या है सभ्य समाज में जो है वह बदल दिया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। और यह मानव इतिहास का सबसे बड़ी परिवर्तन जो है वह देखने को मिला, जिसमें गांव, नगर और व्यापार और अन्य तकनीकी संस्कृति को भी जन्म जो है वह देता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका जो है प्रश्न जो है वह उत्तर जो है काफी बेहतरीन ढंग से जो है वो हो जाएगा। आगे है कि यही है कि काश युग तकनीकी प्रगति की सच्ची छलांग है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि काश युग जो है तकनीकी प्रगति की जो है सच्ची छलांग है कि नहीं, आप बताइए इसको। तो आइए देखते हैं कि काश युग यानी कि ब्रॉन्ज एज जिसको कहते हैं, लगभग 3000 से 1200 ईसा पूर्व का वह काल है जो मनुष्य में तांबा और टीन मिलाकर जो है कांस्य धातु का निर्माण जो है वो करता है। यह मानव तकनीकी इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी युग जो है वो माना जाता है। धातु ज्ञान का विकास जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो मानव पहले पाषाण औजारों पर निर्भर था। तांबे का उपयोग शुरुआती था, लेकिन वह मुलायम धातु होने के कारण मजबूत उपकरण जो है वह नहीं बना पाता था। कांच से देखा जाए तो कपर, टीन, अलॉय और काटने का आकार देने का बेहतर था। यह तकनीकी ढंग था। मैं अभी समय बहुत ही कम है, मुझे पता है, इसी के लिए मैं जल्दी जल्दी जो है मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे हथियार और युद्ध तकनीकी में सुधार, यानी कि जब भाई कांसे आएगा तो कांसे से क्या बनेगा, तलवार बनेगा, भाला बनेगा, आपको हथियार बनने जो है वह लगेगा। राज्य अधिक शक्तिशाली हुए, सैन्य संगठन जो है विकसित होगा, क्योंकि अब युद्ध प्रणाली भी बदल जाएगा। आपको क्यों तलवार आ जाएगा, भाला आ जाएगा, ढाल आ जाएगा, तो आक्रामक रक्षा दोनों बेहतर जो है वो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आगे है कि कृषि उपकरणों में सुधार होगा। कांसे से बने आपको क्या होगा, हल बनेंगे, दरांती बनेंगे, फावड़े बनेंगे, कुल्हाड़ी बनेगा। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। आगे है कि शहरीकरण और राज्य व्यवस्था आपको जो किस प्रकार से होगा, तो कांस्य हथियारों और उपकरणों की मदद से मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन जैसी सभ्यता जो है उस समय जो है आपको उभरते हुए दिखाई दी। ठीक है, जो है क्या व्यापार और निर्माण और प्रशासन सभी सख्त जो है वह हुए। तो शिल्प और कारीगरी में भी आपको कांस्य से जो है वह मदद मिलेगा, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी देखने को मिलेगा, यानी कि मूर्ति बनेगा, मूर्ति शिल्प होगा, दैनिक उपयोग की चीजें, आभूषण भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस तकनीकी से बनने लगे। सिंधु घाटी के नृत्य करती हुई डांसिंग जो गर्ल है वह उसका प्रमुख जो उदाहरण जो है आप देख सकते हैं। आगे है कि व्यापारिक नेटवर्क का निर्माण भी जो है अब देखने को मिला। मिस्र आपको सिंधु घाटी, मध्य एशिया के बीच जो है वह क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग जो है विकसित हुए, और यह वैश्वीकरण की शुरुआत जो है वह की अवस्था है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है इसको हम कह सकते हैं। आगे निष्कर्ष है कि कांस्य युग में जो है वह क्या है, धातु तकनीकी, हथियार, कृषि और व्यापार, शहरीकरण और राजनीतिक विकास में अद्भुत जो है छलांग जो है देखने को मिलता है। और इसीलिए मानव इतिहास का सच्चा ये तकनीकी क्रांतिकारी युग जो है इसको जो है हम कहते हैं। चलिए तीसरा है जो है हम देखते हैं। हम 10 प्रश्न करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो वो खत्म हो जाए, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर जो है वो हो जाए। तो आगे है कि प्रारंभिक जो है राज्य के उदय में व्यापार की भूमिका जो है क्या, यानी कि व्यापार की जो आपका जो चैप्टर है अर्ली स्टेट वाला, तो उसमें दिया है कि यानी कि एंशिएंट मेडाइवल के समय में, यानी कि प्रारंभिक जो राज्य का उदय हो रहा था उसमें व्यापार की भूमिका क्या है, आखिर व्यापार क्या रोल करता है। ठीक है, तो व्यापार ने क्या है देखा। देखिए जैसे मैंने बताया था कि व्यापार आपको शहर निर्माण करेगा, व्यापार आपको समाज बनाएगा, व्यापार आपको क्या करेगा, ये ग्लोबलाइजेशन करेगा, प्रशासन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सभ्यता का निर्माण भी व्यापार जो है वह करता है। आइए हम देखते हैं कैसे। तो व्यापार ने प्रारंभिक राज्यों का निर्माण और विस्तार में निर्णायक भूमिका जो है वह निभाई। जब कृषि उत्पादन में अधिक अधिशेष यानी कि सरप्लस बनने लगा, यानी कि क्या है अधिकतम, यानी कि इसका यहाँ पे ये मतलब है कि खाना का पूर्ति जो है वह हो चुका था। खाना भी लोग अपना पूरा जो है पेट जो है वह भर लेते थे खाने से, पेट भर खाना मिलने लगा उनको। ठीक है, अब एक्स्ट्रा भी जो है वो बचने लगा, और उसको एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेंगे, वो बेचेंगे। अब समझ गए, तो अब क्या करेंगे, वो बेचेंगे सरप्लस को। तब वह देश का आदान प्रदान जो है वह व्यापार के रूप में जो है वह करने लगेगा। ठीक है, और व्यापार में आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक संरचना मजबूत जो है वह हुई, और राज्य का निर्माण जो है वह संभव जो है वह हो सका। ठीक है, समझ गए। आगे है कि अधिशेष उत्पादन का आदान प्रदान जो हुआ। गाँव में अतिरिक्त अनाज
अतिरिक्त अनाज, पशु पशु धातु वस्तु, कपड़े और मिट्टी के बर्तन जो है वह बनने लगे। इसमें विनिमय का के लिए व्यापार आवश्यकता था, ठीक है। अधिशेष का टैक्स आपको भंडार, श्रमिक शक्ति प्रदान जो है वह करता है, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं। व्यापार मार्ग का विकास होता है इससे। तो व्यापारी में दूर दूर तक यात्रा करने का कारण है कि सुरक्षित मार्ग, परिवहन, पुल, बंदरगाह जैसी संरचना जो है विकसित हुई। और इनको नियंत्रित करने के लिए सत्ता, इसको नियंत्रित कौन करेगा भाई? तो इसको नियंत्रित कौन करेगा? सत्ता। और सत्ता जब आएगा तो इसका मतलब कि लोगों को किंग की जरूरत जो है अब पड़ेगी, यानी कि मुखिया की जरूरत जो है पड़ेगी। और यहीं से राज्य बनने का आधार जो है वह बनने लगा पूरे देश, पूरे विश्व में। आगे देखते हैं कि व्यापारी वर्ग का उदय होगा तो क्या होगा, ठीक है। व्यापारी वर्ग, ये क्वेश्चन है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो आगे का पॉइंट है कि व्यापार में अमीर व्यापारी का वर्ग का उभार होगा। और उन लोग क्या करेंगे? कर, ऋण और संसाधन जो है वह होगा, वह शासकों को जो है वह देगा, ठीक है। प्रदान किए और बदले में सुरक्षा जो है उनको मिलेगी, ठीक है। व्यापारी वर्ग जो है आपको कर देगा, ऋण देगा, संसाधन देगा। तब राजा जो है अपने सैनिक के माध्यम से, बंदरगाह हो चाहे पोर्ट हो, हर जगह जो है और रास्ता हो, उस पर क्या व्यापारियों को क्या करेगा? आपको सुरक्षा जो है वह मुहैया कराएगा, ठीक है। सुरक्षा जो है मुहैया कराएगा। उसके बदले क्या देंगे? व्यापारी आपको कर देंगे, ऋण देंगे, संसाधन देंगे। और इस संबंध में राजा की शक्ति जो है मजबूत जो है वह हुई। आगे हम बढ़ते हैं कि प्रशासन और कर व्यवस्था। तो व्यापार ने राज्य के नियमित आय जो है वो मिलने लगे। बंदरगाह शुल्क, मार्ग शुल्क, मंडी शुल्क आदि जो है राजकोष से सख्त जो है वो होने लगा। तो इस राजस्व से क्या होता था? सेना का निर्माण, प्रशासन, निर्माण कार्य जो है वह राजा जो है कर सकता था, ठीक है। आगे है कि शहरीकरण का विकास जो है वो कैसे हुआ। तो व्यापार के केंद्र में क्या है? बाजार बना, घाट बना, बंदरगाह के आसपास नगरों का जो है उदय जो है हुआ। मैंने बताया अभी पीछे कि किस प्रकार से जब बाजार बनता है तो किस प्रकार से शहर जो है वह निर्माण जो है वो होने लगता है। तो शहर राज्य के राजनीतिक केंद्र जो है वो बनते हैं। मेसोपोटामिया, सिंधु और आदि प्रक्रिया जो है देखी जा सकती है। आगे है कि सैन्य शक्ति का निर्माण जो है वह होता है। व्यापार वर्ग जो उभरता है तो इसमें क्या है? व्यापार संसाधन मिले, जिससे सेना का संगठन, शस्त्र निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था जो मजबूत जो है वो हो जाती है, ठीक है। आगे इसका निष्कर्ष है कि इस प्रकार व्यापार ने आर्थिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, वर्ग विभाजन और सैन्य संसाधन जो है वह प्रदान कर प्रारंभिक राज्य के निर्माण में केंद्रीय भूमिका जो है वह क्या है? निभाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि फारसी साम्राज्य के प्रशासनिक संगठन पर जो है वह टिप्पणी कीजिए कि फारसी साम्राज्य का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वह कैसा है पर्शियन एम्पायर का, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसको भी जल्दी से देखते हैं, खत्म करते हैं। तो फारसी साम्राज्य जो है विशेषकर आर्किमिडीज वंश जो है, यानी कि विश्व का सबसे संगठित प्रशासनिक साम्राज्य जो है वो माना जाता है। यह प्रथम यानी कि डेरियस फर्स्ट के शासन में अपने सर्वोच्च दक्षता पे जो है वह था, ठीक है। चलिए आगे हम बताएं विशाल साम्राज्य के प्रांतों का विभाजन। तो साम्राज्य को सैट्रपी नामक प्रांतों में जो है वो बांटा गया। प्रत्येक सैट्रपी का प्रमुख जो है सैट्रप जो है वो होता था, और ये आधुनिक राज्यपाल का जो है पद है, ठीक है। चलिए सैट्रप जो थे उसकी भूमिका जो वह क्या था, यानी कि कर संग्रह, कानून व्यवस्था, सेना का देखरेख, निर्माण कार्य। लेकिन राजा उसको पूरी तरह से स्वतंत्र जो है वह छोड़ते जो है वह नहीं थे। आगे है नियंत्रण करने का द्वैध व्यवस्था, यानी कि राजा ने सैट्रपों को निगरानी के लिए सैन्य कमांडर, कर अधिकारी, सैन्य जासूस तैनात जो है वह किए हुए थे। यानी कि किंग्स आई और ईयर्स जो है इसको कहा जाता था। कौन? कर अधिकारी और शाही जासूस जो है उसको कहा जाता था। कर और राजस्व ये प्रणाली देखा जाए तो हर प्रांत को निश्चित जो है मात्रा में जो है कर व्यापार का योगदान जो है वह देखने को जो है वह देता था, ठीक है। आगे है कि मिस्र से अनाज, भारत से सोना, बालेन का अनाज सभी राज्यों में जो है वो भेजे जाते थे। डाक संचार व्यवस्था भी ठीक था। आपको फारसियों ने विश्व का सबसे तेज डाक व्यवस्था बनाया। रोड में सिस्टम जो है बनाया। घुड़सवार से संदेश जो है वह आना जाना जो है करते थे। मुद्रा प्रणाली देखा जाए तो, यानी कि क्वांस देखा जाए करेंसी, तो डेरियस के नाम पर सोने और चांदी का मुद्रा जो है जारी किया गया, और इससे व्यापार बढ़ा और प्रशासनिक संगठित जो है वह हुआ। धार्मिक सहिष्णुता देखे तो फारसी ये प्रशासन जो है धार्मिक स्वतंत्रता जो हुआ देता था। स्थानीय परंपराओं को सम्मान किया जाता था।
ठीक है। आगे है कि निष्कर्ष इसका क्या है कि देखिए लास्ट में देखें निष्कर्ष, भारतीय प्रशासन जो है केंद्रीय नियंत्रण, प्रांतीय व्यवस्था, कर, डाक व्यवस्था और धार्मिक सहिष्णुता के कारण विश्व का सबसे उन्नत ये जो है ये प्रशासनिक मॉडलों में से एक जो है वो माना जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी कि ये बोला है, चल हिंदी उसको पढ़ते हैं जल्दी से, कि प्राचीन ग्रीस में जो है अभिजात वर्ग और किसान वर्ग के संघर्ष का वर्णन और लोकतंत्र के उदय का जो है वह लिखिए। ठीक है, यानी कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एरिस्टोक्रेसी एंड द पीजेंट्री। ठीक है, तो इसको जो है वह लिखना है कि दोनों का अभिजात वर्ग और किसान वर्ग के अमीर, यानी कि अभिजात यानी कि अमीर और उच्च लैंडलॉर्ड, और जो है किसान वर्ग जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, के संघर्ष के वर्णन जो है वह लिखना है। तो देखिए, तो सामाजिक संरचना देखें तो प्राचीन ग्रीस में जो है समाज को दो वर्गों में जो बांटा गया। आपको अभिजात वर्ग यानी कि आपको भूमि स्वामी कुलीन लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और किसान वर्ग यानी कि छोटे खेती और जो है कर्जग्रस्त, जो है कर्ज से जो है डूबे रहते थे किसान उन भागों को, ठीक है, उनको पीजेंट कहा जाता है। संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है कि भूमि का असमान वितरण। तो संघर्ष का कारण क्या है कि भूमि जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि इनके पास ज्यादा ज्यादा जो है वह भूमि होता था, इनके पास जो है वह कम होता था, और इनके पास ज्यादा भूमि होता था। तो यह जो है संघर्ष का एक बड़ा कारण जो है वो बनकर निकलता था। चलिए, ऋण बंधन जो है वह देखें, यानी कि किसानों जो है वह क्या है कर्ज में डूबे रहते थे और सफलता मिलती थी अपनी जमीनों पर स्वतंत्रता जो है वह क्या करते थे, खो देते थे जब वो कर्ज में रहते थे। और उनका जमीन जो है कौन लेता था, बड़ा बड़ा लॉर्ड जो है, पीजेंट जो है, खेतिहर जो खेतिहरों का जमीन जो है वह ले लेते थे। ठीक है, कई किसान जो है ऋणदास जो है वो बन गए, यानी कि गुलाम जो है वो बन जाते थे ऋणी के वजह से। करों का बोझ उन पर रहता था, अभिजात वर्ग कर नहीं देता था, जबकि किसान पूरे पूरे बोझ का वहन जो है वह करते थे। संघर्ष का बढ़ना, यानी कि किसानों में विद्रोह किया और मांग की कि भूमि पुनः वितरण, ऋण मुक्ति, सामाजिक समानता जो है उनको मिले, और इस संघर्ष ने ग्रीस समाज में अस्थिरता जो है वह कर दिया। आगे है कि सुधारक सोलन यानी कि का उदय, यानी कि सोलन ने ये ऋण ऋण दास्ता का जो है वह समाप्त किया, भूमि संबंधी सुधार किया और राजनीतिक वर्गों में जो है बांटे, और यह लोकतंत्र की शुरुआती नींव जो है वह मानी जो है वह जाती है। आगे है क्लाइस्थीनिस के सुधार आपको देखने को मिलते हैं। उन्होंने राजनीतिक इकाई में पुनर्गठन किया और नागरिकों को सभा में जो है भाग लेने का अधिकार जो है वह दिया, और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्म जो है वह देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघर्ष का लोकतंत्र का प्रभाव, अभिजात वर्ग अत्याचार से किसानों ने संगठित हुए, और यही संगठित किसान जो राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रेरित बना, और नागरिकों की सहभागिता बढ़ी, और लोकतंत्र अस्तित्व में जो है वह आपको आता है। और इस प्रकार जो अभिजात वर्ग जो है किसान संघर्ष ने एथेंस में सामाजिक संरचना का सुधार का जो जन्म दिया, और यही संघर्ष जो है लोकतंत्र की जननी जो है वो बन जाती है। चलिए सेक्शन बी में अब देखते हैं। 5 प्रश्न जो है ऑलरेडी हमने जल्दी से कर लिया। अब आगे देखते हैं कि अभी क्या है इसमें कि ये हाँ, ये है कि समांतवाद, ये प्रश्न जो हुआ कह रहा है कि आपको एक मिनट, सॉरी, ठीक है। आइए, अब ये है कि समांतवाद के 2 चरणों में कृषि उत्पादन का संगठन कैसे जो है वो बदला, इसको यह पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि यह पूछ रहा है कि हाउ डिड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चेंज ड्यूरिंग द 2 फेज ऑफ द फेडरलिज्म। देखिए, ये 2 चरणों में जो है कृषि उत्पादन का संगठन जो है ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है हिंदी इसका। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि इसको क्या कह रहा है। ठीक है, समांतवाद के 2 चरणों में कृषि उत्पादन का संगठन जो है कैसे बदला। तो इसमें है कि समांतवाद को जो है वो 2 चरणों में जो बांटा जाता है, प्रारंभिक चरण और जो है उच्च समांतवाद जो कैसे आपको बढ़ता है। तो दोनों में कृषि उत्पादन के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव जो है किए गए। प्रारंभिक समांतवाद की विशेषताएं क्या है, तो भूमि राजा से लेकर सरदारों और फिर वसालों तक जो बांटी जाती थी। किसान सर्फ कहलाते थे, किसान जो है वह सर्फ जो है कहलाते थे उनको, और भूमि से बंधे रहते थे। उत्पादन मुख्यतः जो है ये आत्मनिर्वाह सस्टेंस जो हेतु जो है किया जाता था।
ठीक है। और खेतों में 3 खंड प्रणाली यानी कि 3 फील्ड सिस्टम जो है सीमित रूप से थी, और कर और श्रम और फोर्स लेबर जो है वो अधिक थी। उस सामंतवाद की विशेषताएं क्या है, तो 11वीं और 13वीं सदी के दौरान कृषि उत्पादन में जो है क्रांति जैसी स्थिति जो है वो बन गई। ठीक है। तकनीकी प्रगति आपको आपको मिल देखने हेवी आपको भारी हल, जल चक्की, घोड़े के लिए हार्नेस, इसमें उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और 3 खंड प्रणाली का विस्तार कैसे होता है, भूमि अब जो है वो क्या है, शीतकालीन फसल, ग्रीष्मकालीन फसल प्रति तरीके से व्यवस्थित की जाने लगी। इसी को जो है 3 खंड प्रणाली का जो है वो कहते हैं। ठीक है। आगे है कि बाजार बाजार उन्मुख उत्पादन यानी कि उत्पाद जो है अधिशेष बढ़ा और किसान बाजार हेतु उत्पादन जो है वह करने लगे। ठीक है। बाजार के लिए भी जनसंख्या वृद्धि हुई। संख्या वृद्धि से क्या हो गया, उत्पादन वृद्धि से गांव और कस्बों में जो है विस्तार जो है वह हुआ। श्रम ये संबंधों में परिवर्तन यानी कि सर्व प्रणाली जो किसान जिसको कहते हैं धीरे धीरे कमजोर हुई, और किराएदार खेती, मजदूरी आधारित खेती उभरने लगी। ठीक है। यानी कि वो टैक्स पे जो है काम करते थे, टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ता था, फिर क्या है वो कर्ज में जो है वो डूब जाते थे धीरे धीरे, जो भी है वही है। ठीक है। और इसके बाद जो है निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रारंभिक सामंतवाद में जो कृषि आत्मनिर्वाह पर केंद्रित थी, जबकि उच्च उच्च सामंतवाद में कृषि तकनीकी रूप से बेहतर और क्या है बाजार उन्मुख जो है वह हुई। ठीक है। आगे हम देखते हैं 7वां हमारा जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार पर इस्लाम के उदय का प्रभाव जो है किस प्रकार के से पड़ा, यानी कि 10वीं शताब्दी के तक जो है समुद्री व्यापार पर जो इस्लाम जो है धर्म है उसके उदय का प्रभाव जो है क्या पड़ा, ये देखते हैं। तो इस्लाम उदय जो है 7वीं सदी के बाद जो है समुद्री व्यापार के भारी परिवर्तन जो हुआ आया, विशेषकर जो है हिंद साम्राज्य क्षेत्र में। ठीक है। अब क्या है आइए देखते हैं कि अरब नाविकों का उदय होता है। अरब जो है अरब व्यापारी जो है वो क्या है, समुद्री तकनीकी से निपुण थे, और धौ यानी कि नाव जिसको कहते हैं मानसून हवाओं को ज्ञान और नेविगेशन कौशल से उन्हें क्या है प्रमुख व्यापारी जो है वो बनाया। ठीक है। उस समय नेविगेशन कौशल में यहाँ पे कंपास जो इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है। कंपास व्यापारिक मार्गों का एकीकरण था। इस्लामिक शासन यानी कि पश्चिमी एशिया, उत्तर स्पेन, भारत और पूर्वी अफ्रीका से जुड़ गया, जिससे विशाल व्यापार जो है क्षेत्र जो है वह बनता है। सुरक्षा और स्थिरता देखें तो इस्लामी राज्यों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की, और डाकू एवं समुद्री लुटेरे जो है वह नियंत्रित जो है वो हुए। ठीक है। आगे देखते हैं कि वस्तुओं का सक्रिय आदान प्रदान जो है वो क्या है, तो व्यापार में शामिल प्रमुख वस्तुएं जो है वह क्या है। देखिए इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये इस्लामिक राज्यों के उदय के बाद इस्लामिक राज्यों ने क्या किया, आपको समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित जो है वह करते हैं 100%, और डाकू और समुद्री जो लुटेरे थे उसमें नियंत्रित करने का काम जो है वह करते थे। ठीक है। और वस्तुओं में सक्रिय जो है वह आदान प्रदान जो है वह शुरुआत किए, जिसमें वह क्या करते थे, मसाला, घोड़ा, मोती, सोना और कांच कपड़ा का जो है व्यापार जो है वह किया करते थे। इसके बाद व्यापारों का विकास जो होता है, बसरा और बंदरगाह जो है फल फूल जाते हैं आपको। ठीक है। ये नाम दिया है बंदरगाह का। संस्कृति और धार्मिक संपर्क देखा जाए तो इसमें इस्लामिक व्यापारियों के माध्यम से धर्म भी जो है वह फैलता है। आपको देखिए मैंने कहा था ना कि व्यापारियों से क्या होता है, धर्म, संस्कृति सब कुछ परिवर्तन हो जाता है धीरे धीरे। भारत में भी आपको ये क्या कहलाता है, ब्रिटिश आए तो क्या हुआ वहाँ पे उनका रिलीजन भी आपको यहाँ पर आया, उनका संस्कृति भी आप यहाँ पर आया, उनका तकनीकी भी यहाँ पे आया, हर चीज़ देखा जाए तो क्या व्यापार के माध्यम से ये सब कुछ चेंज हो गया। आपको देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी भारत में जाके चेंज हो जाता है, आपका लॉ चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज कर दिए। देखिए तो व्यापार का कितना महत्व जो है वह है। ठीक है। इसके बाद जो है संस्कृति जो है वो बदला, फैली, और नए समुदाय जो है वह विकसित हुए, जैसे अफ्रीका का ये अस्वाहिली जो है मुसलमान। निष्कर्ष क्या है, इस्लाम के उदय में समुद्री विकास का सुरक्षित, व्यापक और आर्थिक रूप से जो है सक्रिय बना, जिसमें 10वीं शताब्दी तक हिंद महासागर और दुनिया का सबसे सक्रिय जो है व्यापारिक क्षेत्र जो है वह बन गया। आइए आगे हम देखते हैं कि भारत में व्यापारिक समुदाय के रूप में ये बंजारों का विवरण जो है वह करिए। ठीक है। व्यापारिक समुदाय के रूप में बंजारों का विवरण कीजिए।
तो परिचय क्या है कि बंजारे एक जो है घुमंतू व्यापारी समुदाय था जो मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन और व्यापारिक समूहों में जो है वह था। तो मुख्य कारण क्या था भाई इनका? तो बंजारे जो है वो क्या थे? अनाज, नमक, धातु, घोड़े और कपड़ा को जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है पहुंचाते थे, और उनके पास बड़े बैल और ऊँटों के काफिले जो है वो होते थे। ठीक है? देखिए, तो इसके बाद क्या है कि ये व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण जो है वे उत्तर भारत में, दक्षिणी गुजरात में, बंगाल तक जो है लंबी यात्राएं करते थे, और उनके काफिलों में जो है डांटे जो है वो कहा जाता था। अभी भी बताओगे कि बंजारा जो है एक जगह से दूसरा जगह, तीसरा जगह व्यापार करते हुए वह जो है घूम घूम के व्यापार जो है करते थे आज भी। और आज भी आपको देखते हैं बंजारा लोग जो है आपको देखने को मिलते होंगे। तो एक जनजातीय टाइप का है बंजारा। ज़्यादा मुझे उनका बारे में ज़्यादा क्लियर मुझे पता नहीं है। ठीक है? उसके बारे में देखिएगा। चलिए उनके बारे में आगे देखते हैं कि सुरक्षा और सैन्यकरण देखें तो टांडों में सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों बैल जो है होते थे। बंजारे जो है हथियारबंद रहते थे और स्वयं सुरक्षा जो है वह करते थे। ठीक है? राज्य से संबंध देखें तो राजा महाराजा उन्हें जो है सुरक्षा, कर, छूट और मार्ग अधिकारी देते थे। बदले में बंजारे जो है क्या है, रसद, अनाज, घोड़े और यह सब देते थे। ठीक है? राज्य में उपलब्ध कराते थे। मुगल सेना की रसद बड़े हिस्से में बंजारों को निर्भर जो है वह थी। ठीक है? बस्ती और सामाजिक संरचना देखें तो बंजारे जो है आमतौर पर स्थायी गांव में जो है वह नहीं बसाते थे। ठीक है? लेकिन रास्ते पर उनकी अस्थायी डेरा जो है वह देखने को मिलता, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा बंजारे। उनकी अपनी ये आंतरिक पंचायतें जो है वह होती थी। पतन का कारण क्या है कि रेल मार्ग का विकास हो गया, जिससे जो है सामान जो है इधर से उधर जाना जो है वो आसान हो गया और इजी हो गया हर कोई के लिए। आपको जनरली जो है, और यहाँ पे कोई फैक्ट्री में अगर कपड़ा मिलता है तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर डायरेक्टली चला जाता है, एक दिन भी आपको नहीं लगता है। और बंजारे जो है कभी भी बनता था पुराने समय में, यहाँ से बना हुआ कपड़ा धीरे धीरे जो है यहाँ पर बेचते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे, तो उनका विस्तार ऐसे नेटवर्किंग था उनका अपना एक। ठीक है? तो वो नेटवर्किंग जो है उनका टूट गया और अस्थाई बाजार का विस्तार हो गया, यानी कि आपको यहाँ पे भी बाजार विकसित हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो हर जगह आपको अवेलेबल सामान जो है वो हो गया। आधुनिक परिवहन में अप्रासंगिक बना दी, यानी कि कोई बंजारों से कपड़ा लेना आप जो है नहीं, अभी भी आपको बंजारा जो है क्या है, कपड़ा बेचते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है? निष्कर्ष देखें तो बंजारे भारत में मध्यकालीन आर्थिक जीवन में केंद्रित स्तंभ थे। वे व्यापार, परिवहन और राजकीय आपूर्ति से अत्यंत महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो है निभाते थे। चलिए 9वां हमारा प्रश्न है कि बाजार और मेले वाणिज्य गतिविधियों का केंद्र कैसे बना। ठीक है? यानी कि बाजार और जो मेला होता था, यानी कि वाणिज्य गतिविधियों का जो बाजार है और जो मेला है वो वाणिज्य यानी कि ट्रेड का आपको कैसे जो कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि, ठीक है, यानी कि ट्रेड का वो कैसे जो है, व्यापार का कैसे गतिविधियों का जो है केंद्र जो है कैसे बना है, ये देखते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, इसमें तो समझाने की बात नहीं, आपको खुद भी समझ में आ गया होगा इतना जो मैंने आपको बताया था। तो कृषि अधिशेष का विकास, तो जब गांव में अधिशेष अनाज बनने लगे तो लोग जो है उन्हें बेचने के लिए स्थान चाहिए। ठीक है? तो जब अधिक होने लगेगा भाई धान इकुल, तो उनको बेचेंगे। आप इतना तो खाएंगे नहीं, सड़ाएंगे भी नहीं अनाज, तो क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जब बेचने जाएंगे तो क्या है, स्थानीय बाजार चाहिए। ठीक है? तो यही बाजार और मेलों की जो है वह शुरुआत जो होगी। ठीक है? तो जब मेला और बाजार लगेगा तो क्या है, पुष्कर मेला लगता है अभी पटना में, तो वहाँ पे क्या है, सामान जो है व्यापारी बेचने आते हैं। ठीक है? तो उसको बेचेंगे। तो साप्ताहिक हाट है, आपको वीकली मार्केट है, गांव में साप्ताहिक हाट लगते थे जहां किसान और कारीगर जो है अपनी वस्तु बेचते थे। धीरे धीरे ये अस्थाई बाजार जो है वह क्या है, धीरे धीरे ये अस्थाई बाजारों में जो है वह बदल गया। व्यापारियों का केंद्रीकरण जो है अब कैसे हुआ, तो व्यापारी जो है क्या है, मसाले बेचेंगे, कपड़ा, धातु, पशु लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे, बाजार जाते थे पहले। ठीक है? पहले, लेकिन अब क्या है कि बाजार व्यापार का अस्थाई केंद्र जो है वो बन गया। और अस्थाई केंद्र बनने से क्या हो गया, यानी कि एक ही जगह रहकर बाजार में हर सामान जो अवेलेबल होकर बेचने लगे, तो वो क्या हो गया भाई, वही तो बाजार हो गया। ठीक है? तो वही बाजार हो जाता है। ठीक है? तो धार्मिक मेलों का विकास आपको होता है। ठीक है? तो सोनपुर मेला अभी भी आपने नाम सुना होगा, कितना पुराना मेला है तो सोनपुर। तो वहाँ पे क्या है, ये पुष्कर मेला जो है वह लगता है आपको राजस्थान में आपको, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है? तो त्योहारों और तीर्थस्थलों और संस्कृति आयोजनों का जो है मेला लगाते थे, तो लोग बड़ी संख्या में आते थे, जिसमें व्यापार बढ़ता था। कुंभ और पुष्कर मेला
ये सोमनाथ के मेले, ठीक है, प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें क्या है, यहाँ पे आपको ट्रेड भी जो है आपका बढ़ता है, ठीक है, मेला से आपको क्या है, व्यापार भी जो आपको बढ़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो शहरीकरण जो है वह देखने को मिलता है, बड़े बाजारों के आसपास जो है कस्बे बनेंगे, ठीक है, नगर बनने लगेंगे, यही नगर वाणिज्य जो है केंद्र जो है वो बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि राज्य की भूमिका क्या है, तो राज्य ने जो है सुरक्षा, कर व्यवस्था और व्यापारिक मार्ग में सुदृढ़ किया, और इसी बाजार और मेले से सक्रिय जो है वह होता है। आगे है निष्कर्ष है, इस प्रकार जो है कृषि यह अधिशेष जो है व्यापारिक गतिविधियों और धार्मिक आयोजनों और राजकीय संरक्षण ने क्या है, व्यापारों और मेलों में, वाणिज्य केंद्रों में जो है वह बदल देता है। चलिए आगे है कि नीचे सभी 4 छोटे-छोटे नोट्स दिया गया है, शॉर्ट नोट्स है, आपको जैसे कि पता है कि दिया जाता है कि आप इनमें से 2 कोई चुनकर जो है वह लिखें। तो इसमें क्या है, पशुपालक घुमंतु जीवन क्या है, तो यह जीवन वह है जिसमें लोग जो है स्थायी खेती जो है वह नहीं करते हैं, बल्कि ये पशुओं और भेड़ और बकरी और घोड़ों के साथ जो है मौसम के अनुसार जो है स्थान जो है वो बदलते हैं, ठीक है। मध्य एशिया, मंगोलिया और राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में प्रमुख केंद्र जो है वह रहे। तो इसका समाज जो है कबीलाई होता है, और नेतृत्व जो है मुखिया के हाथ में होता है। अर्थव्यवस्था ये जो है, यानी कि जाहिर सी बात है, चमड़ा, दूध और ऊन का जो है अर्थव्यवस्था जो है वह होता होगा। अभी इसका एकदम लाइव उदाहरण अगर आपको देखना है, यानी कि लाइव क्या है, यानी कि करेंटली उदाहरण में देखें, अभी भी पता होगा कि सीप जो ये चराते हैं, यानी कि भेड़, वो आपको देखते होंगे कि उनसे कभी मिलेंगे तो पूछिएगा वो कहाँ से है, तो बहुत दूर दूर से आपको वो आते हैं और आपके कहाँ रहते हैं, और पूरा शिप जो है वह रहते हैं कहीं स्थिर उसी जगह पे, ऐसा नहीं कि वो फिर लौट जाते, नहीं, वो आते हैं यहाँ पे, अपना जो भेड़ है उसको चराते हैं, फिर आपको फिर लौटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वहीं पे भी जो शिप बड़ी हो जाती है, उसको क्या है, वहीं पे आपको उसका घी हुआ, चाहे उसका ऊन हुआ, तो वहाँ से वह वो स्थानीय जगह पे बेच देते हैं, जहाँ जहाँ वह जाते हैं, ठीक है। इतिहास में मंगोल, हून और तुर्क जैसे घुमंतु समूह जो है वो बड़े व्यापार जो है माने जाते हैं, साम्राज्य जो है वो बने, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसका है कि ईसाई धर्म का प्रसार जो है वह कैसे होता है, तो ईसाई धर्म का प्रसार जो है प्रेम, त्याग और ये समानता का, करुणा का आधारित थी, और उसके शिष्यों ने जो है रोम, ग्रीस और मध्य एशिया में धर्म फैलाया। रोमन सम्राट कैंस्टेंटाइन ने जो है 1313 में ईसाई धर्म का मान्यता जो है वह देते हैं, ठीक है। और मिशनरियों ने आपको यूरोप, अफ्रीका और एशिया में चर्च स्थापित करते हैं आपको, और ये क्या है, ट्रेड के माध्यम से जो है वह भी फैलता है, ठीक है, व्यापार के माध्यम से भी। तो यह भी आपको लिखना होगा, व्यापार का एंगल भी आपको जोड़ के इसमें लिखना होगा आपको, ठीक है। तो मध्यकाल तक ईसाई धर्म जो है विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है वह शामिल जो है वह हो जाता है। आगे है कि सामंती क्रांति का सिद्धांत क्या है, तो यह सिद्धांत बताता है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच जो है यूरोप में भूमि प्रबंध और सत्ता ये संरचना में बड़ा परिवर्तन है, और स्थानीय सरदारों ने क्या है, भूमि पर नियंत्रण जो है वह स्थापित करना शुरू किया, और किसानों को सुरक्षा के बदले सेवाएं देने पड़ी, और इससे सामंती समाज का नींव जो है वह पड़ी। यह क्रांति राजनीतिक सत्ता के लिए विकेंद्रीकरण का परिणाम जो है वह थी। आगे दिया है कि मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंटिज्म का जन्म जो है क्या है, मार्टिन लूथर के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो 16वीं सदी में जर्मन भिक्षु जो है, यानी जर्मन भिक्षु लिखा है यहाँ पे, जर्मन भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार का विरोध किया, और 1517 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध 95 थीसिस प्रकाशित की। यहाँ पे भिक्षु तो आपको बुद्धिज्म को कहा जाता है ना, भिक्षु। चलिए ये क्लियर नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा। तो 16वीं सदी में जर्मन में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का भ्रष्टाचार का विरोध किया, और 1517 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध 95 थीसिस प्रकाशित की, और उन्होंने कहा कि मोक्ष केवल विश्वास से मिलता है, पैसा देकर नहीं, ठीक है। यानी कि उस समय के जो पादरी होते थे, आपको मोक्ष लेने के लिए आपको क्या कहते हैं, क्षमा का एक ये पेपर लेते, ठीक है, और उसको जो है वो बेचते थे, यानी कि जो भी पाप कर देता था वो आपको जाता था, कुछ पैसा यहाँ पे देता था, ठीक है, यहाँ पे कुछ डॉलर यहाँ पैसा देता था, और पैसा से इसको मुक्ति पत्र खरीद लेता था, और वो क्या है, वो शुद्ध हो जाता था, ऐसा वो लोग करता था काम। तो वही यहाँ पे कहा है कि मोक्ष केवल जो है आपको विश्वास से मिलता है, पैसा देकर नहीं। तो इसमें प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन जो है वह शुरुआत किया, यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक नक्शा जो है वह बदल दी।
ठीक है। चलिए इसके बाद जो है ये आपका पूरा का पूरा जो हुआ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आपका जो पेपर है आप इसको देने जाइए, और मुझे लगता है कि काफ़ी जो है आपको मदद जो है आपको मिला होगा। और चैनल जो मेरा है क्विक एग्जाम अड्डा, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, और 102 वाला जो है आपको पेपर मैं पहले मैं करा दूंगा, 2 कम से कम वीडियो मैं उसको बना दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।